हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimento Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimento.com पर विजिट करें। तो आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो कंप्लीट साइकिल है एग्जीक्यूशन की, राइट। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन यू हैव 3 साइकिल्स। तो 3 phases आर देयर व्हेन यू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट फेज इज़ योर फेच स्टेज, ठीक है। द सेकेंड फेज इज़ योर डिकोड स्टेज एंड योर थर्ड फेज इज़ योर एग्जीक्यूट स्टेज। तो हम लोग ये समझेंगे कि जो तीनों स्टेजेस है, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दीज 3 स्टेजेस इन आवर कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर हमने अभी तक डिज़ाइन किया है, व्हाटएवर कंप्यूटर वी हैव डिज़ाइंड सो फार, तो उस कंप्यूटर के अंदर हम ये तीनों स्टेजेस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हाउ कैन वी परफॉर्म अ फेच ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी परफॉर्म डिकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी परफॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। किस तरीके से हम तीनों साइकिल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिस्कस्ड अबाउट दिस कंप्यूटर इज़ हैविंग ए कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या था, इफ़ यू गो बैक हियर तो आपने चेक किया होगा कि आई हैव गिवन यू दिस कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। तो कंप्लीट सिस्टम में हमें क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, सो दैट विल बी गवर्न बाय योर कंट्रोल यूनिट। वो सभी ऑपरेशन जो है वो आपकी कंट्रोल यूनिट उसको गवर्न करेगी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर ट्रांसलेट्स द मशीन इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द माइक्रो ऑपरेशंस दैट इम्प्लीमेंट देम। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है, फॉर एग्जांपल यू आर परफॉर्मिंग एन एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। अब इस एडिशन ऑपरेशन को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है ताकि हम कुछ ऐसे सिग्नल्स को सेंड कर सके सो दैट आवर सिस्टम और आवर कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क एंड दैट कैन बी डन बाय कंट्रोल यूनिट। अब जनरली ये जो कंट्रोल यूनिट आपके पास होती है, यू कैन हैव 2 kinds ऑफ कंट्रोल यूनिट। 2 तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। The first way is you can make a hardwired control unit and second is you can make a micro programmed control unit, ठीक है। So in a hardwired control unit it is made up of sequential and combinatorial circuits to generate the control signals, and a microprogrammed control unit, a control memory on the processor contains microprograms that activate the necessary control signals। तो बेसिकली हार्डवेयर का मतलब क्या है, हार्डवेयर का मतलब क्या है कि हमें जो भी चीज़ें हैं उसको अपने हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। वट एवर ऑपरेशंस यू वांट टू परफॉर्म यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज ऑपरेशंस इन योर हार्डवेयर। उन सभी ऑपरेशंस को आपको अपने हार्डवेयर लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, देन आई कैन मेक इट एज ए हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, जैसे अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट, तो वो सभी कहाँ से आएगा हमारे पास, दैट विल बी डन बाय कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है और इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ टाइमिंग सिग्नल का मतलब क्या है और कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है। हाउ कैन यू मेक अ टाइमिंग सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव 2 things, वन इज़ अ सीक्वेंस काउंटर। जैसे यहाँ पर आपके पास एक 4-bit सीक्वेंस काउंटर है, you are using a decoder here, it is a 4x16 decoder and here you have a decoder। तो ये जो decoder है this is used to decode the instruction, this decoder is used to perform the operations। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसका पूरा मीनिंग क्या है, what is the real meaning of this। और फिर लेट अस से कि ये जो डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम यहाँ पर गिवन है ना, सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास क्लॉक है T0, T1, T2, T3, T4 अप टू सो ऑन। इन सभी क्लॉक्स का मतलब क्या है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज क्लॉक्स, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो लेट अस अज्यूम कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में आपके जो साइकिल्स हैं, जैसे सबसे पहली साइकिल है आपके पास फेच स्टेज। सबसे पहले आपके पास स्टेज होती है यहाँ पर फेच। तो फेच स्टेज के अंदर हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, लेट मी राइट ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस हियर। सो सबसे पहला है कि प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वी विल कॉपी दैट एड्रेस टू द एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। सेकेंड इज़ कि हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे।
ठीक है. सो लेट मी ऑल्सो शो इट टू यू. अगर आप सभी सब इसको प्रॉपर मैं बना ही देता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड इट वेरी फ्रिक्वेंटली. आप सबको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर. सो वी स्टार्ट अ साइकिल हियर, मतलब स्टार्ट ऑफ साइकिल. ठीक है, साइकिल को स्टार्ट करने के बाद वी डू द फर्स्ट स्टेप विच इज़ योर फेच स्टेट. तो फेच स्टेट में क्या होता है, एड्रेस ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज़ कॉपीड टू योर एड्रेस रजिस्टर. तो ये आपका पहला स्टेप है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी एड्रेस है उसको आप एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे. ओके. आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेप हियर इज दैट प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड to point to the next instruction. प्रोग्राम काउंटर को आप इंक्रीमेंट करेंगे ताकि आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास पॉइंट कर सकें. ठीक है, राइट. देन आफ्टर दिस योर थर्ड स्टेप इज योर इंस्ट्रक्शन found at the address described by address register copied to the data register. तो जो भी हमें एड्रेस मिला था उसमें जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली है उस इंस्ट्रक्शन को हम डेटा रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे. ओके. एंड देन instruction in data register is copied to the instruction register. जो डेटा रजिस्टर पे जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे. ठीक है. तो ये जो पूरी साइकिल थी यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, दिस एंटायर फेज इज़ योर फेच स्टेज. ये पूरा जो फेज़ है ये आपके पास फेच स्टेज है. ओके. उसके बाद यू सेंड दिस कंट्रोल यूनिट, इट डिकोड्स द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. आपकी जो कंट्रोल यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कंटेंट को डिकोड करेगी. ठीक है. एंड देन फ्रॉम हियर योर कंट्रोल यूनिट sends signal to relevant component, that is your ALU, to perform the operation. Okay. And after this you perform an end of the cycle. Then you can say end of cycle. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो स्टेज है, दिस स्टेज हियर, आई शुड से दिस स्टेज हियर, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डिकोड स्टेज. ओके. एंड हियर दिस स्टेज इज कॉल्ड एज योर एग्जीक्यूट स्टेज. ये जो स्टेज है हम इसको एग्जीक्यूट स्टेज बोलते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई की है. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल अपने आप को यहाँ पर बनाई है, राइट. सो दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल जो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बनाई है, इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेजेस कौन कौन से हैं. सबसे पहला फेज है आपके पास फेच. फेज के बाद नेक्स्ट फेज है आपके पास डिकोड, और डिकोड के बाद जो नेक्स्ट फेज है आपके पास वो है एग्जीक्यूट. ठीक है. अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नोटेशंस को यूज़ करते हैं, राइट. तो इन मैनी बुक्स यू कैन ऑल्सो फाइंड कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कुछ इस तरीके से दिए गई है. सो बेसिकली दैट इज़ अ मोर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल कि वहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सबसे पहले आप फेच करेंगे इंस्ट्रक्शन को. फेच करने के बाद आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, और डिकोड करने के बाद आप इफ़ेक्टिव एड्रेस को इवैल्यूएट करेंगे, राइट. इफ़ेक्टिव एड्रेस को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. अब यहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्या है. बेसिकली क्या है कि
कुछ ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर आपको इस तरीके से आपको एक सिंपल सी एक साइकिल दी है कि फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, और कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से एक और फेज़ यहाँ पर जोड़ दिया गया है, इफेक्टिव एड्रेस। सो बेसिकली दोनों चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो पहली साइकिल है यहाँ पर डिकोड के अंदर ही उन्होंने इफेक्टिव एड्रेस को इवैल्यूएट करना इंटरनली ही वहाँ पर इवैल्यूएट कर लिया है, करेक्ट। तो काफ़ी ऐसी इंस्ट्रक्शन, सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आपको इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेसेस इन सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, बट कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पर आपको इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दो तरह की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, राइट। इंस्ट्रक्शन जो आपके पास हैं वो दो तरह की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वेयर यू आर गेटिंग अ डायरेक्ट एड्रेस एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन वेयर यू आर गेटिंग अ इनडायरेक्ट एड्रेस, राइट। सो इनडायरेक्ट एड्रेस एज वेल एज डायरेक्ट एड्रेस। तो जब आपके पास डायरेक्ट एड्रेस है तब आपको उस समय पर इफेक्टिव एड्रेस को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्हेन an instruction is having an indirect address, in that case you have to evaluate the effective address। तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस में तो उन्होंने इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट किया है, उन्होंने एक साइकिल को इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज़ किया हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ, ऐसा क्यों किया। सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू हैव, वेदर the instruction is having a direct address or whether the instruction is having an indirect address। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, we will discuss about both of them, और समझने की कोशिश करेंगे दोनों का मतलब क्या है और दोनों में कितनी क्लॉक साइकिल्स लग सकती हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रब कर सकता हूँ, तो सबसे अभी हमें जो फोकस करना है वो हमारे पास जो फेच स्टेज है, अभी हम सिर्फ फेच स्टेज के पास फोकस करेंगे और समझेंगे कि फेच स्टेज पर हमारे पास क्या क्या वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले फेच स्टेज में क्या है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे, उसके बाद हम जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे पास जिस एड्रेस हमें दिया है उसकी वैल्यू को इंस्ट्रक्शन के अंदर कॉपी करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी फेच साइकिल है, जो आपकी ये फेच साइकिल है, तो इसमें हम तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा है कि जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू को हमने कॉपी किया एड्रेस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। दूसरा काम हमने ये किया इसके बाद कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि जो एड्रेस हमारे पास एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड है वो एड्रेस को हम लेकर जाएंगे मेमोरी पे, और वहाँ से जो भी वैल्यू है हम उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे। दिस इज़ द ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। अब देखो यहाँ पर ना ये जो सेकेंड ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन हियर, मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, यू कैन ओनली डू इट आफ्टर यू हैव कॉपीड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन एड्रेस रजिस्टर, बिकॉज उससे पहले अगर आप इसको करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। सो यू कैन ओनली परफॉर्म इट आफ्टर यू कॉपीड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर फ्रॉम द एड्रेस रजिस्टर। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कि जो आपकी पहली क्लॉक साइकिल है, इन योर फर्स्ट क्लॉक साइकिल यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, एंड देन इन द सेकेंड क्लॉक साइकिल यू आर गोइंग टू परफॉर्म दीज टू ऑपरेशंस, बिकॉज ये जो दोनों ऑपरेशंस है हम इन दोनों ऑपरेशंस को पैरेलली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो समझने की कोशिश करो, मतलब मैंने क्लॉक साइकिल का नाम क्यों लिया, वाई हैव आई इवन टेकन द नेम ऑफ क्लॉक साइकिल हियर, क्लॉक साइकिल का मतलब क्या था, एंड वाई आई वाज इवन टॉकिंग अबाउट द क्लॉक साइकिल, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी कंपोनेंट लेंगे तो उन सभी कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, वी कैन जनरेट टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स। डिजिटल लॉजिक में, इन योर डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट, हमने वहाँ पर काउंटर्स के बारे में डिस्कस किया था, correct, and we can have various kind of counters, we can have a decade counter, we can have various kind of counters, right। तो हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं, we are talking about a counter and that will be called as a sequence counter। तो जो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं that will be called as a sequence counter, ठीक है। एंड फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आई एम एज्यूमिंग इट एज ए 4-bit सीक्वेंस काउंटर, बिकॉज जो आपकी बुक है, बुक में हमने 4-bit सीक्वेंस काउंटर के बारे में डिस्कस किया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4-bit सीक्वेंस काउंटर हियर, ठीक है। तो ये जो आपका 4-bit सीक्वेंस काउंटर है, इसके अंदर हमारे पास 3 यहाँ पर सिग्नल्स होंगे। वन विल बी योर क्लॉक, एक होगी आपके पास क्लॉक, एक होगा आपके पास यहाँ पर क्लियर,
और एक होगा आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 बिट सीक्वेंस काउंटर है, सो दैट मीन्स हियर वी विल बी हैविंग 4 आउटपुट लाइन्स, ठीक है। देखो 4 बिट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 4 बिट? 4 बिट का मतलब है कि आप 4 बिट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे 4 बिट से आप 0 0 0 काउंट कर सकते हैं, उसके बाद द नेक्स्ट वैल्यू कैन बी 0 0 1, राइट, नेक्स्ट वैल्यू कैन बी 0 1 0, राइट, नेक्स्ट वैल्यू कैन बी 0 1 1 अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ काउंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। डिजिटल लॉजिक में जो हमने काउंटर्स का टॉपिक किया था, द सेम टॉपिक आई एम यूजिंग हियर। आई एम जस्ट यूजिंग अ 4 बिट काउंटर, जिसको 4 बिट काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई कैन यूज़ डी फ्लिप फ्लॉप, आई कैन यूज़ टी फ्लिप फ्लॉप, वट एवर काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप यू वांट। मैं उसमें से किसी भी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर 4 बिट काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो बिकॉज आई वॉन्ट अ 4 बिट काउंटर, दैट मीन्स हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट अ 4 बिट काउंटर? वी नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स। हमें 4 बिट काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है, बिकॉज एवरी फ्लिप फ्लॉप इज़ गोइंग टू स्टोर 1 बिट। हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 बिट स्टोर होंगी। इसी वजह से अब 4 बिट का काउंटर अगर आपको बनाना है, दैट मीन्स यू नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स। आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, विद दिस काउंटर आई कैन कनेक्ट समथिंग कॉल्ड एज ए डिकोडर। इस काउंटर के साथ मैं एक डिकोडर को कनेक्ट कर सकता हूँ। सो बिकॉज दिस डिकोडर इज हैविंग 4 इनपुट, देन हाउ मेनी आउटपुट्स विल बी देयर? 2 raised to power 4 outputs will be there. That is, it is going to be 4x16 decoder. ये आपका 4x16 decoder होगा. So because it is having 4 input, then there will be 16 output lines here, right? So this is, you can say this is output 0, this is output 1 up to so on. The last output will be output 15. आपके पास टोटल यहाँ पर 16 आउटपुट्स होंगे, ओके। नाउ इमेजिन कि आपकी क्लॉक है वो किस तरीके से काम करेगी, राइट। तो आपकी क्लॉक है वो कैसे बनती है? सो इफ़ यू रिमेंबर इट, आप सभी को याद होगा। सो आई कैन मेक अ क्लॉक लाइक दिस, राइट। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ सो दैट आप सभी को क्लियर रहे। सो योर क्लॉक इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपकी क्लॉक होती है, राइट। ये आपकी क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नाउ अब ये जो काउंटर है वो किस तरह का काउंटर है? बाय लुकिंग एट इट, कैन यू टेल मी कि ये जो काउंटर है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है? तो यहाँ पर जो मैंने क्लॉक बनाई है, आई क्रिएट अ स्मॉल एरो हियर, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी कि जब भी हमारे पास इस क्लॉक के अंदर ये वाली पॉजिटिव एज आएगी, वेन एवर आई एम गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव एज लाइक दिस, तो जो आपका काउंटर है इट विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। इट विल स्टार्ट वर्किंग वेन एवर वी गेट अ पॉजिटिव एज. So that means when you started this counter initially in the first clock cycle, it will produce this one. तो इसका जो काउंटिंग होगी वो ऑल ज़ीरोज़ होंगी, यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल होगी उस समय पर ये जो डिकोडर है इट विल, जो आपका पहला जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, राइट, दिस आउटपुट हियर, सो दिस आउटपुट हियर, जो फर्स्ट आउटपुट आपका डिकोडर का, दैट विल प्रोड्यूस अ वैल्यू 1, दैट विल प्रोड्यूस अ वैल्यू 1 फॉर द फर्स्ट क्लॉक साइकिल. पहली क्लॉक साइकिल के लिए ये यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1 को प्रोड्यूस करेगा. एंड देन एज सुन एज द फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज़ फिनिश्ड, जैसे ही पहली क्लॉक साइकिल यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, इट विल चेंज द वैल्यू टू 0. ओके, क्लियर. उसी तरीके से एज सुन एज द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल विल कम, जैसे ही अगली क्लॉक साइकिल आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल ज़ीरोज़ एंड 1. ठीक है. और यू कैन से, अगर आप ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ यू रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, कि ये आपका इनपुट 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट 0, दिस रिप्रेजेंटिंग इनपुट 1, दिस रिप्रेजेंटिंग इनपुट 2 एंड दिस रिप्रेजेंटिंग इनपुट 3, राइट. तो यानी कि अगली जो क्लॉक साइकिल्स आएंगी, राइट, सो इट विल प्रोड्यूस 1 0 0 0 विच इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू 1. यानी कि जो आपकी आउटपुट लाइन 1 है, राइट. तो जैसे ही, आई एम सो सॉरी, लेट मी ऑल्सो शो यू समथिंग. मेरे को एक और चीज़ को यहाँ पर आई हैव टू टेक केयर ऑफ वन मोर थिंग हियर, राइट. तो अब देखो, कहने का मतलब है कि आपकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल कहाँ पर आ रही है, व्हेन योर फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज़ कमिंग. सो इफ़ यू चेक इट, तो जो आपका आउटपुट 0 जो है, जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज आएगी, दिस आउटपुट 0 विल चेंज टू 1 एंड एज सुन एज द सेकेंड क्लॉक साइकिल विल कम, इट विल अगेन चेंज टू 0, राइट. तो ये है जो आपका, ये आउटपुट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है.
ओके और फिर जो आपका आउटपुट 1 है, दिस आउटपुट 1 विल चेंज टू अ वैल्यू 1 वेन एवर दिस सेकेंड क्लॉक साइकिल विल कम, अदरवाइज इट विल चेंज टू 0। जैसे ही सेकेंड क्लॉक साइकिल आपकी एंड होगी तो ये 0 में चेंज हो जाएगी। दिस इज़ योर आउटपुट 0। ओके और जैसे ही आपकी जो आउटपुट 3 है, आई मीन दिस इज आउटपुट 1, this is output 1, so as soon as this output 2 will create a value 1 on the third clock cycle and then it will change to 0 like this। ठीक है, तो यहाँ पर ये है output 2। in the same way this output will take a value 1 here and then it will change to 0 like this। तो ये जो है ये output 3 को represent करता है। in the same way you can have output 15 जो आपका आउटपुट 15 होगा। सो दिस आउटपुट 15 विल टेक अ वैल्यू 1 फॉर द 15th क्लॉक साइकिल। इतना समझ आया हाउ दिस इज़ वर्किंग व्हेन दीज आउटपुट्स आर टेकिंग अ वैल्यू 1। देखो ये वैल्यू 1 कब लेंगे, दीज आउटपुट विल बी टेकिंग अ वैल्यू 1 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस काउंटर। तो अगर आपका जो सीक्वेंस काउंटर है, द सीक्वेंस काउंटर इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट 1,000, तो आउटपुट 1 जो है वो 1 हो जाएगा उस समय पर। जैसे ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0,1,0,0 हो जाएगी, यानी कि जो आउटपुट 2 है दैट विल टेक अ वैल्यू 1, या फिर जैसे ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1,1,0,0 हो जाएगी तब आपका जो आउटपुट 3 है दैट विल टेक अ वैल्यू 1। तो इस तरीके से हर एक क्लॉक साइकिल पे एक जो डिकोडर का आउटपुट है दैट विल बिकम एक्टिवेटेड। इतना समझ आया कि एट एवरी क्लॉक साइकिल एग्जैक्टली 1 आउटपुट ऑफ द डिकोडर विल टेक अ वैल्यू 1। सो बुक के अंदर दिस इज़ द डायग्राम दैट इज़ गिवन। ठीक है, तो ये डायग्राम गिवन है और यहाँ पर जो मैं सिर्फ इस सर्किट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सर्किट। तो ये जो सर्किट है, इसमें छोटा सा जो सर्किट है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और ये जो टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल्स यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल। ठीक है, ओके, सो लेट मी मेक इट स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं ताकि इसको और बेटर तरीके से हम लोग समझ सकें। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर दिस आई विल गो बैक टू द डिजिटल लॉजिक। ओके, तो मैं डिजिटल लॉजिक पे वापस जाता हूँ। सो आई विल गो बैक टू डिजिटल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन कि काउंटर्स को कैसे हम लोग बना सकते हैं। राइट, अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर इट, डिजिटल लॉजिक के अंदर, सो डिजिटल लॉजिक में टू क्रिएट अ काउंटर आपके पास 2 तरीके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट कंबाइन डायरेक्टली, राइट, आप कुछ सर्किट्स को कंबाइन कर सकते हैं, यू कैन मेक अ काउंटर। और सेकेंड वेज कि आप सबसे पहले यूज़ करो अपने सिग्नल को, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम आई वांट टू काउंट समथिंग लाइक दिस इज़ 0 0, देन वी हैव 0 1, देन वी हैव 1 0, then we have 1 1 and after this again I want to count this। ठीक है, तो मैं डिजिटल लॉजिक से वापस जा रहा हूँ ताकि थोड़ा बेसिक से क्लियर हो सके, बेसिक से समझ सके कि काउंटर्स हमने कैसे बनाए थे। राइट, तो ये मैंने कुछ एक आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया था। व्हाट वाज इट इज़ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था। राइट, और इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आई वाज शोइंग कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट क्या है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंट स्टेट, right, and then this was representing your next state and after this we will decide कि हमें क्या कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज़ करना है। राइट, तो so we have the present state, we have the next state and then we decide what is the flip flop we want to use। तो present states are 0 0, next state is 0 1। if the present state is 0 1, next state is 1 0। if the present state is 1 0, next state is 1 1। if the present state is 1 1, the next state is 0 0। हमने कुछ ऐसा किया था, if you remember it, करेक्ट। तो यहाँ पर ये आपके पास प्रेजेंट स्टेट थी। सो आई कैन से दिस इज़ I can represent every state here, so I can say this is representing Q0 and this is representing Q0 next and this is representing Q1 and this is representing Q1 next, correct। अब उसके बाद मैंने बताया था, तो टू डिज़ाइन दिस काइंड ऑफ लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है। लेट अस अज्यूम आई वांट टू इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। मैं इसको यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ओके। So to implement it by using D flip flop,
सो मुझे क्या करना है, बिकॉज आई हैव 2 बिट्स हियर, राइट. तो हर एक बिट के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ डी फ्लिप फ्लॉप. सो आई कैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप हियर एंड देन आई कैन रिप्रेजेंट द सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप. और फिर मुझे इनकी वैल्यूज़ को समझने के लिए आई नीडेड द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. मुझे डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल की ज़रूरत थी. ठीक है. तो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है, वट एवर इनपुट यू गिव यू गेट द सेम एज आउटपुट, राइट. तो यहाँ पर जो है हियर यू विल गेट 1 0 1 0, राइट. सो मतलब जो नेक्स्ट स्टेट है उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर लिया. ऑब्वियसली अगर आपका टी फ्लिप फ्लॉप होता तो ये वैल्यूज अलग होती, बट फॉर डी फ्लिप फ्लॉप वट एवर इनपुट यू गिव यू गेट द सेम आउटपुट, राइट. इन द सेम वे हियर यू विल गेट 0 1 1 0, कुछ आपके पास ऐसा यहाँ पर मिलेगा. अब उसके बाद हमने बताया कि अगर आपके पास ये फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप, तो अब हमें ये इनपुट देना है, राइट. मतलब कहने का मतलब है कि अब आप यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप, राइट. तो फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर दिस इज़ द इनपुट D0, दिस इज़ द आउटपुट Q0 एंड दिस इज़ द सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप दैट यू आर यूजिंग. और इसके अंदर ये D1 इनपुट है, दिस इज़ द आउटपुट Q1, दिस इज़ द आउटपुट Q1 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ द आउटपुट Q0 कॉम्प्लीमेंट, लाइक दिस. अब हमें बताना था कि जो आपका फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप है, टू दिस फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप व्हाट शुड बी गिव एज द इनपुट. यहाँ पर इनपुट हमें क्या देना चाहिए, 1 0 1 0. ठीक है. अभी इनपुट कहाँ से आएगा, हाउ कैन वी गेट दिस इनपुट. तो ये जो इनपुट है ये कहाँ से आया, राइट. सो दिस इनपुट इज़ बेसिकली Q0 कॉम्प्लीमेंट. कुछ याद है आपको, डू यू रिमेंबर इट कि हमने इसको कैसे बनाया था. ओके. सो लेट मी ऑल्सो शो यू द सेम. मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको दोबारा से शो कर देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप सभी लोग इसको भूल चुके हैं. तो आई विल शो यू द सेम वीडियो हियर. तो मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर हमें ऐसा कुछ फ्लिप फ्लॉप हमें बनाना है, इफ़ यू वांट टू मेक अ फ्लिप फ्लॉप लाइक दिस, तो सबसे पहला काम क्या था, हमें सबसे पहले हमें इस तरीके से डायग्राम चाहिए फ्लिप फ्लॉप का. ठीक है. तो डायग्राम लेने के बाद हम लोग प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बनाएंगे एंड देन फ्रॉम दिस वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है. वी वांट टू यूज़ अ टी फ्लिप फ्लॉप और यू वांट टू यूज़ अ डी फ्लिप फ्लॉप, राइट. तो जैसे हम लोग यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप की यूज़ करें, द सेम वे आई कैन ऑल्सो यूज़ द डी फ्लिप फ्लॉप टू मेक द सेम. मैं यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप को भी यूज़ कर सकता हूँ एंड इन दिस डी फ्लिप फ्लॉप आई विल गेट द इक्वेशन फॉर D0 एज वेल एज आई विल गेट द इक्वेशन फॉर D1. ठीक है. और फिर उसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें डी फ्लिप फ्लॉप को ऐसा इनपुट क्या देना है ताकि हम लोग इस फ्लिप फ्लॉप को बना सकें. ठीक है. एंड आफ्टर दिस अब हमें करना क्या था, यहाँ पर इसको करने के बाद हमें उसकी इक्वेशन को यूज़ करना था एंड आई कैन जस्ट गिव दैट एज द इनपुट, दैट्स इट. तो सिंपली हम इस फ्लिप फ्लॉप को इजीली बना सकते हैं. ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द क्लास. और आपको सिंपल उसके लिए के मैप को यूज़ करना है. यू हैव टू यूज़ अ के मैप टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द इनपुट यू हैव टू गिव, दैट्स इट, राइट. तो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर क्लासेस. अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो जो D0 है, सो व्हाट इज़ द इनपुट टू द D0. हम D0 को इनपुट क्या देंगे, व्हाट विल बी द इनपुट टू द D0. सो टू गिव द इनपुट टू द D0 यू कैन गिव Q0 कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो D0 को इनपुट देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर टू गिव अ इनपुट टू द D0 आई कैन गिव Q0 कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम एज ए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर यहाँ पर D0 को इनपुट देंगे. ओके. एंड व्हाट विल बी द इनपुट टू द D1. D1 के अंदर इनपुट क्या आएगा, द इनपुट टू द D1 विल बी XOR ऑफ Q0 एंड Q1. तो यानी कि आई कैन टेक दिस Q1, राइट, आई कैन टेक दिस Q0, इन दोनों का मैं यहाँ पर XOR करूँगा. आई कैन गिव दिस XOR टू दिस D1 एंड आई कैन पुट अ क्लॉक पल्स हियर, राइट. तो इस तरीके से ये हमारा काउंटर बन सकता है एंड दिस काउंटर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस. ये जो काउंटर है वो इस तरह के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा. राइट. क्लियर है सभी के साथ. ठीक है. इट्स वेरी इजी. मतलब आपको करना ये है कि यहाँ पर यू कैन मेक अ के मैप. तो इस के मैप के अंदर यू आर गोइंग टू मेक दिस के मैप फॉर D0, यू आर गोइंग टू मेक दिस के मैप फॉर D1. तो D0 के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेक Q0 here, I'm going to take Q1 here, I'm going to take Q0 here, I'm going to take Q1 here, and according to these values put some 1 here. मतलब 1 को लिख दीजिए and according to that 1 you can find out the equation. और उस equation से हमें इस simple circuit को यहाँ पर implement करना है. So in this manner I can implement a counter, right? अब ये जो counter था this was just a 2-bit counter. ये सिर्फ 2 bit का counter था. ठीक है. So what I can do is I can take these output here. यहाँ से मैं इस output को लूँगा. I can take this output here. मैं इन 2 आउटपुट्स को ले सकता हूँ. आई कैन गिव दीज आउटपुट्स टू अ डिकोडर. मैं इस आउटपुट को एक डिकोडर के साथ ले सकता हूँ बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू हैव एन आउटपुट अकॉर्डिंगली वन ऑफ द लाइन जो डिकोडर की एक लाइन होगी वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी. सो आई कैन एक्टिवेट वन ऑफ द लाइन ऑफ द डिकोडर अकॉर्डिंग टू द आउटपुट हियर.
ठीक है. सो इफ़ आई कैन मेक द सेम डायग्राम अगेन विद मोर क्लियरिटी, अगर आप सभी के साथ मैं सेम डायग्राम दोबारा से अगर क्लियरिटी बना सकता हूँ. सो लेट मी रिपीट रब दिस अप. इसको थोड़ा सा आपके लिए रब करता हूँ ताकि मैं इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियरिटी से आपको शो कर सकूँ. ठीक है. सो लेट मी मेक इट दिस वे. तो आपके पास वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप. दिस वॉज योर सेकेंड डी फ्लिप फ्लॉप. Right, so here we were having D0, here we were having D1. This is representing your Q1, this is representing your Q1 next, I mean Q1 complement. This is representing your Q0, this is representing your Q0 complement. तो D0 को इनपुट हमने क्या दिया था, we have taken this Q0 and we have complemented of Q0 in D0, right? और हमने D1 के अंदर इनपुट क्या दिया था, so we have taken this Q0 as well as we have taken this Q1. हमने Q0 और Q1 को यहाँ पर लिया and after taking these two values I have performed an XOR operation here and I've given this to D1 and then I have applied a clock to both of them. दोनों के साथ मैंने यहाँ पर इस तरीके से clock को apply किया. Okay, now what I can do here is after this I can tap this wire here, I can tap this wire here. इन दोनों को tap करने के बाद right I can tap these wires here and then I can give this input to a decoder. इस input को मैं यहाँ पर एक decoder को दे सकता हूँ. And this decoder will be a 2x4 decoder because हमें decoder के पास 2 input lines है, obviously there will be 4 output lines. So these are all these 4 output lines. ये 4 हमारे पास सभी output lines को represent करता है. So this is representing your output 0, this is output 1, this is output 2, this is output 3. यानी कि जब यहाँ पर value 0 0 होंगी उस समय पर output 0 will be active, right? जैसे ही clock change होगी, as soon as the next clock pulse will come, जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएंगी दीज वैल्यू विल बिकम 0 1. तब आपका जो आउटपुट 0 है दिस विल बिकम 0 और जो आपका आउटपुट 1 है दैट विल बिकम एक्टिव. यानी कि हर एक क्लॉक पल्स के ऊपर सिर्फ इन सभी में से एक ही आउटपुट एक्टिवेट होगा, बाकी सभी आउटपुट जो है वो डीएक्टिवेट रहेंगे. एट एवरी क्लॉक पल्स ओनली वन ऑफ दीज आउटपुट्स विल बी एक्टिव, ऑल द अदर आउटपुट्स विल बी डीएक्टिव. राइट, तो ये जो डायग्राम मैंने बताया है दिस डायग्राम हियर, राइट, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बताया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2-bit सीक्वेंस काउंटर. ये एक 2-bit सीक्वेंस काउंटर है, करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ 2-bit सीक्वेंस काउंटर इन माई कंप्यूटर बिकॉज वी आर डिजाइनिंग आवर ओन कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर के अंदर हम 2-bit सीक्वेंस काउंटर की जगह पर वी आर यूजिंग अ 4-bit सीक्वेंस काउंटर. हाउ कैन आई यूज द सीक्वेंस काउंटर? तो सीक्वेंस काउंटर का बेनिफिट क्या होगा? वेन एवर देर विल बी वन क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स में एग्जैक्टली एक जो आउटपुट है डिकोडर का वो एक्टिवेट होगा, बाकी सभी आउटपुट जो है वो डीएक्टिवेट रहेंगे. एवरी क्लॉक पल्स विल मेक वन ऑफ द आउटपुट्स एज एक्टिवेट, अदरवाइज ऑल द अदर आउटपुट्स विल बी डीएक्टिवेटेड. तो what I can do here is instead of just using a 2-bit sequence counter, I can use a 4-bit sequence counter here. This is representing a 4-bit sequence counter. ठीक है, 4-bit SC sequence counter को मैं यहाँ पर SC से represent करूँगा and this sequence counter will be your positive edge triggered flip flop. I mean it will be a positive edge triggered. So obviously this sequence counter will be having 4 output lines. यहाँ पर 4 आउटपुट लाइन होगी. फ्रॉम एवरी फ्लिप फ्लॉप आई एम गोइंग टू टैप 1 आउटपुट लाइन. ठीक है, फाइन. तो यहाँ पर आई कैन टेक दिस वन. तो हियर यू कैन सी आई कैन टेक वन मोर डिकोडर हियर. तो ये एक डिकोडर है, राइट. सो दिस डिकोडर विल बी योर 4x16 डिकोडर. और इस डिकोडर के लिए अगेन दिस डिकोडर विल बी हैविंग 16 आउटपुट लाइन्स, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 16. तो जो डिकोडर है इस तरह से इसके पास 16 आउटपुट लाइन्स होंगी. सो बेसिकली वेन एवर इन एवरी क्लॉक पल्स एग्जैक्टली वन ऑफ दिस आउटपुट लाइन विल बी एक्टिव, अदरवाइज बाकी सभी जो आउटपुट लाइन्स है वो डीएक्टिवेट रहेगी. सो इफ़ आई कैन मेक माई क्लॉक हियर लाइक दिस, अगर मेरी क्लॉक कुछ इस तरीके से रहेगी, if I can make my clock like this, तो इन सभी क्लॉक के अंदर whenever I'm going to get this positive edge, जब भी आपके पास ये positive edge मिलेगी, this is representing your positive edge, this is also representing your positive edge, this is representing your positive edge, right. So these are representing your positive edge. ठीक है, so whenever you are going to get a positive edge, exactly इन सब में से एग्जैक्टली सिर्फ एक ऐसा आउटपुट होगा दैट विल बी एक्टिवेटेड ऑन एवरी पॉजिटिव एज. जैसे अगर ये आपकी फर्स्ट साइकिल है तो हियर दिस विल बिकम एक्टिव एंड देन इन द सेकंड पॉजिटिव एज इट विल बिकम डीएक्टिव, राइट. उसी तरीके से
हियर इट विल बिकम एक्टिव एंड जैसे ही सेकंड पॉजिटिव आ जाएगी दिस विल बिकम डीएक्टिव. अगेन इट विल बिकम एक्टिव हियर और जैसे ही सेकंड पॉजिटिव आ जाएगी इट विल बिकम डीएक्टिवेटेड. उसी तरीके से इट विल बिकम एक्टिव हियर और जैसे ही सेकंड पॉजिटिव आ जाएगी इट विल बिकम डीएक्टिवेटेड. ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू नेम ईच ऑफ दीज एज अ टाइमिंग सिग्नल. आई कैन से दिस इज अ टाइम 0, this is representing timing signal 1, this is representing timing signal 2, this is representing timing signal 3. in the same way this is representing timing signal 15. तो जितने भी आपके पास ये आउटपुट है डिकोडर के, वो एग्जैक्टली एक टाइमिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, ईच ऑफ दिस आउटपुट ऑफ द डिकोडर इज रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली वन टाइमिंग सिग्नल. अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में, ठीक है, इन योर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, तो जो पहली साइकिल है आपकी, द फर्स्ट साइकिल इज़ योर फेच साइकिल. पहली साइकिल आपके पास फेच साइकिल, सेकंड साइकिल इज़ डिकोड साइकिल, राइट. थर्ड साइकिल इज़ वेयर यू आर गोइंग टू गेट ऑपरेंड फेच, करेक्ट. और यू कैन से आप ऑपरेंड को लेकर आएंगे, व्हाटएवर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज़, एंड देन फोर्थ साइकिल विल बी योर एग्जीक्यूशन साइकिल. ठीक है, तो अब जो आपकी फेच साइकिल है, तो इस फेच साइकिल के अंदर हमें दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है. पहला ऑपरेशन ये है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम कॉपी करेंगे एड्रेस रजिस्टर के पास. उसके बाद हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो उस एड्रेस रजिस्टर जो एड्रेस कंटेन किया है उससे डेटा को कॉपी करेंगे हम डेटा रजिस्टर के पास. तो ये जो पहला ऑपरेशन है, जो पहला आपके पास यहाँ पर ऑपरेशन है, दिस फर्स्ट ऑपरेशन, आई कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एट टाइम t0. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज आई एम एज्यूमिंग कि इस ऑपरेशन को हमने टाइम t0 के अंदर परफॉर्म किया. देन आई कैन परफॉर्म द सेकेंड ऑपरेशन, ये जो आपका सेकेंड ऑपरेशन है, आई कैन परफॉर्म दिस सेकेंड ऑपरेशन एट टाइम t1. हमने सेकेंड ऑपरेशन को टाइम t1 के साथ पर हम इसको परफॉर्म किया. अब इसके बाद हमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए. वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर. लेट मी शो यू दैट. सो इफ़ यू रिमेंबर योर डायग्राम हियर, अगर आपको ये डायग्राम याद हो, सो इफ़ यू रिमेंबर दिस डायग्राम हियर, ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर हमें सबसे पहला काम परफॉर्म क्या करना था. व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्क दैट यू वांट टू डू. द फर्स्ट वर्क दैट यू वांट टू डू इज़ कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हमें एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करना है. वी वांट टू कॉपी द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन द एड्रेस रजिस्टर. तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को कॉपी करना है, तो यानी कि बस के अंदर हमें वैल्यू 2 पास करनी पड़ेगी. डू यू रिमेंबर इट? मैंने आपको कल परसों बहुत अच्छे से बताया था. सो इन दिस केस यू हैव टू, जो बस की जो सेलेक्ट लाइन्स हैं, इन दिस सेलेक्ट लाइन यू हैव टू पास ए वैल्यू 2. क्लियर? और उसके साथ साथ व्हेन यू आर पासिंग अ वैल्यू 2 इन दिस बस, यू हैव टू एक्टिवेट द लोड सिग्नल ऑफ एड्रेस रजिस्टर. आपको एड्रेस रजिस्टर का लोड सिग्नल यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा. दिस वॉज थिंग आई टोल्ड यू, राइट. याद है आप सभी को? यू कैन ऑल्सो ओपन दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक के अंदर इस डायग्राम को ओपन कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो जूम इट अप, जूम आउट, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि इसको समझा सकूँ, राइट. तो आपको करना क्या है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है आपके पास, जो आपका टाइम t0 है, तो टाइम t0 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम t0 पे हम लोग जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू को हम लोग कॉपी करेंगे एड्रेस रजिस्टर के अंदर. तो यानी कि इन टाइम t0 जो आपकी सेलेक्ट लाइन है, हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम t0 को लेकर जाएंगे और जो आपकी सेलेक्ट लाइन है, इन सेलेक्ट लाइन्स के अंदर वी आर गोइंग टू पास अ वैल्यू 0 0 0 1 0. हम लोग सेलेक्ट लाइन्स पर 0 1 0 वैल्यू को पास करेंगे. सो इन दिस डायग्राम वी आर हैविंग दिस बस, और ये जो बस है, दिस बस इज क्रिएटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. ये जो बस है आपकी, ये मल्टीप्लेक्सर से क्रिएट की गई थी, राइट. सो इन दिस बस हियर दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ सेलेक्ट लाइन दैट आर गिवन. अब अगर मुझे सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि मुझे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेलेक्ट लाइन के अंदर यहाँ पर वी हैव टू पास अ वैल्यू 0 1 0. बिकॉज हम सेलेक्ट लाइन्स में अगर 0 1 0 को पास करेंगे, दैट मीन्स दैट वैल्यू विल बिकम 2. वो वैल्यू जो है वो 2 बन जाएगी. तो यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है, दैट कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर विल फ्लो इनटू दिस सिस्टम बस. तो जो कंटेंट है प्रोग्राम काउंटर का, वो इस सिस्टम बस के अंदर फ्लो करेगा. एंड व्हेन द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर विल फ्लो इन द सिस्टम बस, यू कैन एक्टिवेट द लोड सिग्नल ऑफ एड्रेस रजिस्टर. हम एड्रेस रजिस्टर के लोड सिग्नल को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट.
तो यानी कि जब हमें इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, यानी कि दिस ऑपरेशन इज प्रोग्राम काउंटर टू एड्रेस रजिस्टर, हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो यानी कि ये जो आपका सीक्वेंस काउंटर है, राइट, दिस इज़ अ 4-bit सीक्वेंस काउंटर एंड हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर डिकोडर। ये आपका 4x16 डिकोडर है। तो जो इसका जो फर्स्ट आउटपुट है यहाँ पर, आई कैन टेक दिस फर्स्ट आउटपुट हियर, मैं इस फर्स्ट आउटपुट को लूँगा, राइट, एंड हियर आई विल ट्राई टू पास अ वैल्यू टू दिस सेलेक्ट लाइन 1। हम इसकी वैल्यू को सेलेक्ट लाइन 1 के अंदर पास करेंगे, बिकॉज देन इट विल बिकम अ वैल्यू एज 2। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लोड सिग्नल को एक्टिवेट करना है, ठीक है। सो दिस वाज एट द टाइम नंबर 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो आपका टाइम नंबर 1 है, इन टाइम नंबर 1 यू हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। आपको प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, और उसके साथ साथ जो आपके पास मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है, देखो जो मेमोरी है, मेमोरी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस एड्रेस रजिस्टर, राइट। तो हमें मेमोरी से उस डेटा को हमें डेटा रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो यानी कि ये अगर आपका यहाँ पर आउटपुट 0 है डिकोडर का, तो आउटपुट 1 के अंदर आपको 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। पहला ऑपरेशन ये है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। और दूसरा ऑपरेशन ये है कि यहाँ पर जब आपके पास एड्रेस रजिस्टर में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें मेमोरी यूनिट के पास ट्रांसफ़र करना है। द मेमोरी यूनिट से उस लोकेशन से हमें एड्रेस को उठाना है। तो बेसिकली हम लोग इस सेकंड ऑपरेशन को यहाँ पर जो टाइम 1 पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 2 क्लॉक साइकिल लगेंगी। वी आर गोइंग टू टेक 2 क्लॉक साइकिल्स। इन फर्स्ट क्लॉक साइकिल वी आर गोइंग टू परफॉर्म this value. In the second clock cycle we are going to perform this operation. सेकेंड क्लॉक साइकिल में हम इन 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका फेच फेज़ है, फेच फेज़ विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स टू परफॉर्म। आपका जो फेच फेज़ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 2 क्लॉक साइकिल लगेगी हमारे इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा फेच फेज़ के अंदर? इट इज़ गोइंग टू टेक अस 2 क्लॉक साइकिल टू फेच एंड इंस्ट्रक्शन इन द फेच फेज़। इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए हमें 2 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी, ठीक है, फाइन। अब सिर्फ इंस्ट्रक्शन को हमें फेच नहीं करना है, यू नो वी जस्ट डो नॉट वांट टू जस्ट फेच द इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद अब अगर ये क्लियर है तो मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ टाइमिंग सिग्नल की बात की है, अब तक मैंने कंट्रोल सिग्नल की यहाँ पर बात नहीं की है, बिकॉज टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल में आपके पास 2 चीज़ें हैं, यू हैव टाइमिंग एंड देन यू ऑल्सो हैव अ कंट्रोल। आपके पास यहाँ पर टाइमिंग भी है और साथ साथ में आपको कंट्रोल सिग्नल भी सेंड करना है, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है? देखो, कंट्रोल सिग्नल का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि ऑपरेशन कौन सा है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इट इज़। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट इट इज़ एन एडिशन इंस्ट्रक्शन, ये एक एडिशन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था आपके पास? नेक्स्ट आपके पास ये है कि आपको उसको सिर्फ लेकर नहीं आना है, देन यू ऑल्सो हैव टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको सिर्फ लेकर नहीं आना, यू ऑल्सो हैव टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ टाइमिंग को परफॉर्म नहीं करेंगे, हम टाइमिंग के साथ साथ कंट्रोल को भी साथ में ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली कंट्रोल का काम क्या है? देखो, जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, राइट, इंस्ट्रक्शन कैन बी एनीथिंग। जैसे आपके पास एक एडिशन इंस्ट्रक्शन है, एडिशन फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 3000, ठीक है। अब जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपकी 2 तरह की हो सकती है। यू कैन हैव एन इंस्ट्रक्शन विच इज़ अ डायरेक्ट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, या फिर यू कैन हैव एन इंस्ट्रक्शन विच इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है कि आपने सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया था, तो वहाँ पर वी कैन हैव इंटीजर a इज इक्वल टू 5, वी कैन हैव इंटीजर स्टार b इज इक्वल टू m%a, करेक्ट। और फिर आप लोग कहीं पर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि printf %d स्टार ऑफ b। तो बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ें परफॉर्म हो रही है, ठीक है, 2 चीज़ें परफॉर्म हो रही है। ये जो आपकी सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट है, सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट इट इज़ यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ कर रही हैं। और जो दिस फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट इट यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ कर रही है। तो बेसिकली आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, इफ़ दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर मेमोरी। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है
डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली जहाँ पर आपका डेटा प्रेजेंट है आप एग्जैक्टली उस लोकेशन का एड्रेस पास कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि आपको जो एड्रेस दिया है वहाँ पर उस लोकेशन का एड्रेस होगा जहाँ पर आपका डेटा प्रेजेंट है। सो पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉइंटर के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस किया था। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द डायरेक्ट एड्रेसिंग एज वेल एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके पास आएंगी, राइट, तो मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन के जो फॉर्मेट थे, इफ़ यू रिमेंबर इट, हमने जो प्रीवियस क्लास में कवर किया था, तो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट कुछ इस तरीके से थे। हमारे पास 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस थी। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड इंस्ट्रक्शन इज़ इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब ये जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, इस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज आई। अगर आई की वैल्यू 0 है दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अगर आई की वैल्यू 1 है दैट मीन्स इट इज़ अ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगर इस आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यानी कि ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे कि अगर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी गिवन है, वी हैव एंड ऑपरेशन, हमें कुछ एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो ये आपका एंड ऑपरेशन है। तो इस एंड ऑपरेशन को हमने कुछ इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो पार्ट था दिस वाज कंटेनिंग द एड्रेस, ये पार्ट कुछ एड्रेस को कंटेन कर रहा था। सो बेसिकली दिस एड्रेस वाज ऑफ 12 बिट्स, राइट, एंड हियर दिस ऑपरेशन कोड वाज ऑफ 3 बिट। और साथ साथ में ये जो बिट है, दिस बिट विल टेल वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और इट इज़ अ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगर इस बिट की वैल्यू 0 है तो यानी कि एक डायरेक्ट एंड ऑपरेशन है। बिट वैल्यू 0 का मतलब है कि इट इज़ परफॉर्मिंग एंड एट द मेमोरी लोकेशन 3000, यानी कि हमने डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया जहाँ से हमें एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब है कि अब हमारे पास ये जो एड्रेस पास किया गया है, दिस एड्रेस इज़ एन इनडायरेक्ट एड्रेस। ये जो एड्रेस है वो एक इनडायरेक्ट एड्रेस है, ठीक है। तो सेम थिंग इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो यहाँ पर सेम चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया इन दिस डायग्राम। तो यू कैन सी कि जो टोटल आपकी इंस्ट्रक्शन, दिस टोटल इंस्ट्रक्शन इज़ ऑफ 16 बिट। ये टोटल आपकी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है। तो इस 16 बिट की इंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो 12 बिट्स हैं, दीज 12 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग योर एड्रेस। ये 12 बिट्स आपके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। दीज 3 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग योर इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड क्या है, एंड दिस 1 bit is representing whether it is a direct instruction or whether it is a indirect instruction. So what do we have to do? हम लोग इसको लेंगे और इसको कंबाइन करेंगे डिकोडर के साथ ताकि हमें पता चले इंस्ट्रक्शन कौन सी है, और साथ साथ में हम यहाँ पर जो हमारा कॉम्बिनेशन लॉजिक होगा, सो दिस इज़ गोइंग टू सेंड योर कंट्रोल सिग्नल। तो इस कॉम्बिनेशन लॉजिक के अंदर हम लोग टाइमिंग सिग्नल्स का भी यूज़ करेंगे और साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस का यहाँ से भी यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए। कैसे करेंगे? आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको शो अप करूँगा, ओके। तो लेट मी शो यू हियर। फाइन। तो बेसिकली जो पहली आपकी साइकिल है, द फर्स्ट साइकिल इज़ योर फेच साइकिल, द सेकेंड साइकिल इज़ योर डिकोड साइकिल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर बिकॉज आई बिलीव ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दैट यू विल फाइंड इन योर एंटायर प्रिपरेशन। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियसली अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी और टॉपिक पूरी प्रिपरेशन में इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बाकी सभी जो टॉपिक है पूरे सिलेबस के अंदर वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ऑब्वियसली आप इस समय पर पूरी प्रिपरेशन का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक में से एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन को लूज़ नहीं करना है और यहाँ पर आपको अपनी मोटिवेशन को लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इतना क्लियर रहे सभी के साथ, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला फेज़ है आपके पास फेच एन इंस्ट्रक्शन, दूसरा फेज़ है आपके पास डिकोड द इंस्ट्रक्शन, तीसरा फेज़ है आपके पास रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी, कि जो इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है या फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, और चौथा जो इंस्ट्रक्शन फेज़ है वो आपके पास एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो जो आपकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल है और जो आपकी सेकंड क्लॉक साइकिल है, पहली 2 क्लॉक साइकिल के अंदर हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फेच का काम कर रहे हैं। We are only performing instruction fetch operation in the first 2 clock cycle, and now in your 3rd clock cycle you will try to perform the instruction decode operation. 3rd clock cycle के अंदर आप instruction decode operation को perform करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इंस्ट्रक्शन डिकोड कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो। सो इफ़ यू कैन सी इट हियर, अगर जो लोग लैपटॉप में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ ये विजिबल होगा। सो जो मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए फिर से इसको क्लियरली लिख देता हूँ। इफ़ यू कैन सी इट हियर, तो हमने क्या किया, टाइम t0 के अंदर हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को
एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी किया। फिर हमने टाइम t1 के अंदर हमने जो एड्रेस रजिस्टर में जो आपके पास जो एड्रेस था उस एड्रेस से हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वैल्यू को कॉपी किया, राइट। और फिर हम लोग प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। तो ये जो पूरा फेज था दिस वाज योर फेच फेज, ये आपका यहाँ पर फेच फेज था, ठीक है। अब उस फेच फेज के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है आपके पास डिकोड फेज, यानी कि अब आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आपको पता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ओके, राइट। तो अब आपको यहाँ पर क्लियरली पता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है, राइट। हमारे देखो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आई कैन डायरेक्टली यूज़ दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्टेड ऑफ डेटा रजिस्टर। मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यूज़ कर रहा हूँ, इस स्पेसिफिक केस में हमने यूज़ नहीं किया है, बट अगेन इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम दे यूज़ डेटा रजिस्टर ऑल्सो, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर अब हमने क्या किया, लुक एट वेरी वेरी केयरफुली हियर। अब आपका काम ये है कि अब आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इस समय पर प्रेजेंट है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है तो उस इंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट हैं इंस्ट्रक्शन के। पहला पार्ट जो कि बताएगा कि ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, राइट। सेकंड पार्ट जो कि आपका ऑपरेशन का कोड बताएगा, और थर्ड पार्ट जो कि आपका एड्रेस बताएगा, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमें इस ऑपरेशन कोड को लेकर जाना है एक डिकोडर के पास, और वो डिकोडर बताएगा कि हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड साथ साथ में हम पैरेलली इस एड्रेस से हम लोग डेटा को लेकर आ सकते हैं, या फिर जो भी आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड फेच आप इस एड्रेस से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बताएगी कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है या फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो हमारी टाइमिंग साइकिल 2 है, मतलब T0 पे हमने इस वर्क को परफॉर्म किया, T1 पे हमने इस वर्क को परफॉर्म किया। अब जो टाइमिंग साइकिल 2 है तो सेकेंड क्लॉक साइकिल में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे डिकोड, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन अब आपके पास आई है तो सबसे पहले हम उसको डिकोड करेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आपके पास है उसको हम डिकोड करेंगे। दूसरा काम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी एड्रेस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का गिवन है, वट एवर एड्रेस इज़ गिवन, उस एड्रेस को हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी किया, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है आपके पास, यानी कि ये जो बिट है, हम इस बिट से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है या फिर ये एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। यानी कि 3 क्लॉक साइकिल के अंदर हम इन 3 ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, यानी कि फेच ऑपरेशन एंड योर डिकोड ऑपरेशन विल टेक 3 क्लॉक साइकिल्स फॉर आवर सिस्टम। हमारे इस सिस्टम के अंदर फेच ऑपरेशन और डिकोड ऑपरेशन दोनों मिलकर 3 क्लॉक साइकिल्स को लेंगे। क्लियर हुआ इतना? इज इट क्लियर? ठीक है। सो यानी कि ये जो 2 फेजेस हैं आपके, ये जो 2 फेजेस हैं यार, राइट, इट विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स, इट विल टेक 1 क्लॉक साइकिल। तो 3 क्लॉक साइकिल्स में हम लोग इन 2 ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर देखो ये कुछ अजीब सी चीज़ें हैं यहाँ पर, वाई वी आर यूजिंग दीज और गेट्स हियर। हमने इन और गेट को यहाँ पर यूज़ क्यों किया? वाई वी आर यूजिंग दीज और गेट हियर? सी, प्रोग्राम काउंटर जो है ना, आफ्टर फेचिंग द इंस्ट्रक्शन ओनली वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर है हम उसको पैरेलली इंक्रीमेंट करेंगे, दैट जो आपकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल है हम प्रोग्राम काउंटर को वहाँ पर पैरेलली इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। तो बेसिकली हम इन और गेट को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, लेट मी शो यू कि हम लोग इस और गेट को यहाँ पर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर सिस्टम बस, ठीक है। तो मैं इस बस का एक जूम इन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एंड दिस बस इज हैविंग 3 सेलेक्ट लाइन्स। दिस इज सेलेक्ट लाइन नंबर S0, दिस इज सेलेक्ट लाइन नंबर S1 एंड दिस इज सेलेक्ट लाइन नंबर S2, ठीक है। अब आपको करना ये है कि जो आपका डिकोडर आ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर डिकोडर, and this decoder will be having 16 output lines, right? So this is representing clock 0, this is representing clock 1, clock 2, clock 3 and this is clock 4 and so on, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्लॉक नंबर 0 है, क्लॉक नंबर 0 में हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है? इन योर क्लॉक नंबर 0 आपको जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उसको एड्रेस रजिस्टर के पास पास करनी है। यू हैव टू पास द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर टू द एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो अब हमें उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा कि एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
हमें इस केस में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2, यानी कि हमें प्रोग्राम काउंटर को एक्टिवेट करना है। तो इस केस में हमें यहाँ पर जो वैल्यू पास करनी है वो 0 1 0 पास करनी है। तो यानी कि हम लोग T0 को लेकर जाएंगे और हमें T0 को S1 के साथ कनेक्ट करना है। वी हैव टू कनेक्ट T0 विद S1, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम T0 को लेकर जाएंगे और T0 से जो आपका एड्रेस रजिस्टर है, ये देखो T0 से जो आपका एड्रेस रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर का जो लोड सिग्नल है हम उसको भी एक्टिवेट करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू एक्टिवेट द लोड सिग्नल ऑफ एड्रेस रजिस्टर विथ T0, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका टाइम T1 है, अब T1 में अब हमें 2 ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। हमें सिर्फ एक ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करना, 2 ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। कौन कौन से? पहला ऑपरेशन क्या है आपके पास? पहला ऑपरेशन ये है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। तो जब T1 आएगा तो T1 को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के पास और प्रोग्राम काउंटर का जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन है हम वहाँ पर इस T1 को दे देंगे, ठीक है। और दूसरा काम ये है T1 के अंदर कि जो अब जो वैल्यू यहाँ पर थी, मतलब जो मेमोरी के अंदर जो वैल्यू थी उसको हमें पास करना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब जो मेमोरी है, मेमोरी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7, यानी कि T1 के अंदर हमें इन तीनों को एक साथ 1 करना है। वी हैव टू मेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 1 करना है, यहाँ पर भी 1 करना है और यहाँ पर भी 1 करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर S1 के अंदर T0 की लाइन भी आ रही है और T1 की लाइन भी आ रही है। तो हम दोनों को और ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम S1 के अंदर दे सकते हैं। सो बेसिकली जो भी आपकी क्लॉक सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग टू द क्लॉक सिग्नल आप यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स को दे सकते हैं। उसी तरीके से जब आपका T2 ऑपरेशन परफॉर्म है इन द क्लॉक साइकिल नंबर 2, तो क्लॉक साइकिल नंबर 2 भी है, इन तीनों में से एक सेट लाइंस को 1 करेगा, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सिंपली इसी जो ऑर गेट हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी, उन्हीं ऑर गेट के अंदर वहाँ पर उसको इनपुट देंगे कि जाने कि अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू होता है, मतलब किसी भी एक आउटपुट सिग्नल की वैल्यू 1 होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को 1 कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? इज़ इट क्लियर वाई वी आर यूजिंग ऑर गेट हियर? हम लोग यहाँ पर ऑर गेट को यूज़ क्यों कर रहे हैं, कि हम लोग यहाँ पर ऑर गेट की वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग ऑर गेट, राइट, बिकॉज हमारे पास हर एक क्लॉक साइकिल के अंदर वी आर गिविंग मल्टीपल इनपुट टू द सेलेक्ट लाइन्स, राइट। सो इंस्टेड ऑफ सभी को एक एक इनपुट देने की जगह पर वी आर गोइंग टू जस्ट यूज़ अ ऑर गेट। तो या तो T1 1 हो या फिर T2 1 हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी क्लॉक आएगी उसके अकॉर्डिंगली S1 की जो वैल्यू है 1 हो सकती है या 0 हो सकती है इन दिस वे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो एक जो ऑर गेट है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक ऑर गेट है, तो इस ऑर गेट में पहली जो T1 क्लॉक साइकिल की वजह से हम लोग 1 दे रहे हैं और दूसरा T0 क्लॉक साइकिल की वजह से हम लोग 1 दे रहे हैं। वी आर गिविंग फॉर T0 एज वेल एज फॉर T1, इस तरीके से, ठीक है। सो नीचे ऑर गेट क्यों यूज़ होना है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मल्टीपल आपके पास क्लॉक साइकिल्स हैं, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि किसी क्लॉक साइकिल के अंदर हम लोग जैसे ऐसा हो सकता है कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही किसी और क्लॉक साइकिल के अंदर भी हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। सो ऑब्वियसली दिस प्रोग्राम काउंटर इज नॉट हैविंग मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल इंक्रीमेंट सिग्नल नहीं है ना, तो जितने भी इंक्रीमेंट सिग्नल है हम सबको इन्हीं और गेट के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली जो और गेट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो मल्टीपल एक साथ अगर क्लॉक साइकिल एक ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहती है अपने अपने टाइम पर, तो उन सभी क्लॉक साइकिल को हम इनपुट देंगे इन सभी ऑर गेट के अंदर। जो सेम कॉन्सेप्ट वाई वी आर यूजिंग ऑर गेट हियर, द सेम वे वी आर ऑल्सो यूजिंग एन ऑर गेट हियर, ठीक है। सेम तरीके से हम यहाँ पर भी ऑर गेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, इतना सभी के साथ क्लियर होगा, ठीक है। तो यानी कि हम पहली 3 साइकिल के अंदर हम फेच करेंगे और डिकोड करेंगे। फर्स्ट 2 साइकिल्स आर फॉर फेच, 1 साइकिल इज़ फॉर डिकोड, यानी कि फर्स्ट 3 साइकिल्स के अंदर हम फेच और डिकोड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर आपका ऑपरेशन आता है वो है रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी इफ़ द इंस्ट्रक्शन हैज़ एन इनडायरेक्ट एड्रेस। अब ये कोई यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर इनडायरेक्ट एड्रेस है देन ओनली दिस स्टेप नंबर 3 विल बी परफॉर्म्ड। अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर इनडायरेक्ट एड्रेस नहीं है तो स्टेप नंबर 3 जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। यानी कि अगर आपके इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से है, दिस इज प्रेजेंटिंग 0 एंड दिस इज प्रेजेंटिंग 001, राइट, एंड दिस इज हैविंग सम एड्रेस, तो यानी कि 001 का मतलब है कि ये एक एडिशन ऑपरेशन है एंड 0 मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट ऑपरेशन हियर। तो उस केस में हमारा स्टेप नंबर 3 परफॉर्म नहीं होगा, उस केस में स्टेप नंबर 3 परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर किसी केस में आपके पास इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि जो ऑपरेशन है, जो
जो एड्रेस है वो आपका इनडायरेक्ट एड्रेस है, तो यानी कि सिर्फ उसी केस के अंदर हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो परफॉर्म होगा। सो स्टेप नंबर 3 विल ओनली बी परफॉर्म्ड इफ़ वी हैव एन इनडायरेक्ट एड्रेस हियर। अगर डायरेक्ट एड्रेस है तो स्टेप नंबर 3 परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना सभी के साथ? इज इट क्लियर विद एवरीवन सो फार? सो बेसिकली हाउ कैन यू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो दिस इज़ द एंटायर फ्लो चार्ट जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये पूरा फ्लो चार्ट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला फ्लो चार्ट क्या है कि टाइम t0 के अंदर हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, टाइम t1 के अंदर हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, टाइम t2 के अंदर हमने डिकोड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अब डिकोड ऑपरेशन में हमने चेक किया कि डिकोड में जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो एक पता करेंगे वेदर इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और वेदर इट इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी रेफरेंस है या फिर रजिस्टर रेफरेंस है। अगर वो मेमोरी रेफरेंस है तो उस केस में चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और वेदर इट इज़ अ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इन द सेम वे यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में ही हमें जो क्लॉक साइकिल फोर्थ जो क्लॉक साइकिल है वो यूज़ होंगी, लेकिन अगर वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो जो फोर्थ क्लॉक साइकिल है वो यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ओके, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ऑल्सो क्लियरिफाई दिस अगेन बिकॉज आई बिलीव आप सभी के साथ इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं इसको और बेटर तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आए, बट आई कैन नॉट गारंटी, ठीक है। तो बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ऑल्सो ओपन द सेम विद अनदर एडोब फाइल ताकि मैं दोनों फाइल्स आपको क्लियर एक साथ दिखा सकूँ। राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, राइट, यू नीड दीज वैल्यूज़ हियर। तो इन सभी वैल्यूज़ को प्लीज़ ओपन दीज वैल्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू, इन सभी को अपने सामने रख लीजिए खोल कर। सो इफ़ आई कैन मेक इट जूम इट अप अ लिटल, लेट मी चेक अगर जूम किया जा सकता है तो। सो दीज आर द वैल्यूज़ दैट यू नीड। तो अगर आपको याद हो तो ये सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताई थी, ओके, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस थी ये मैंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको कुछ बताई थी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इंस्ट्रक्शन जो है, मैं इसमें से एक इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। आई विल टेक दिस एग्जांपल, मैं एंड इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन दैट आई एम टेकिंग, ठीक है। ये आपकी एंड इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब है कि एंड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमारे पास अगर ये एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, अगर ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी, ये टोटल आपके पास 16 बिट है, तो इन 16 बिट में वैल्यूज़ क्या होंगे हमारे पास? दिस इज़ द फर्स्ट 4 बिट, ये आपकी पहली 4 बिट है। दीज आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द रेस्ट बिट्स। तो जो फर्स्ट 4 बिट है, हियर वी आर स्टोरिंग ए वैल्यू 0001, तो यहाँ पर 0001 होगी, ओके। तो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस डिकोड ऑपरेशन, तो डिकोड ऑपरेशन में हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये जो वैल्यूज़ है क्या ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज अगर ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज यू कैन सी हियर, अगर ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है तो यानी कि इट इज़ अ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन, वो एक रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर नंबर 7 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ मेमोरी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये जो 3 बिट्स हैं, दीज 3 बिट्स हियर, दीज 3 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू 1। ये वैल्यू 1 है, ये 7 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये 3 बिट्स की वैल्यू कुछ ऐसी होती है 111, दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू 7, इट मीन्स इट इज़ अ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक है या फिर 8 से लेकर E तक है, तो उस केस में ये हमारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। दिस आर रिप्रेजेंटिंग अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो हमने यहाँ से क्या किया, उसके बाद हमने चेक किया कि ये वैल्यूज़ हमारे पास 1 है, 1 मीन्स इट इज़ अ मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो उस केस में हम इस पाथ को चूज़ करेंगे, राइट। और बिकॉज अब हमें पता चल चुका है कि एक मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, वी ऑलरेडी नो कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो यानी कि जो हमारी थर्ड क्लॉक साइकिल है उसमें हम कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो थर्ड क्लॉक साइकिल में हमारे पास स्टॉल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दिस विल बी कॉल्ड एज स्टॉल, करेक्ट। अगर वो एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में थर्ड क्लॉक साइकिल में हम उस एड्रेस से जाके आप एग्जैक्ट वैल्यू को लेकर आएंगे और ये होगा आपके पास डी रेफरेंसिंग ऑपरेशन फॉर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। And then in the fourth clock cycle you are going to perform an execute operation। तो फोर्थ क्लॉक साइकिल में आप एग्जीक्यूट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज लेट मी मेक इट मोर सिंपल। मैं आपके लिए और सिंपल बनाता हूँ बिकॉज आई बिलीव आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं इसके लिए और सिंपल आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी मेक इट मोर सिंपल हियर, ठीक है। तो थोड़ा फोकस करो, थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखो। आई नो बहुत मेहनत लगती है इस टॉपिक में, तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अब देखो फिर से समझो कि पहला केस क्या है हमारे पास कि वो मेमोरी
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या फेजेस परफॉर्म होंगे? मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में वी आर गोइंग टू टेक 1 क्लॉक साइकिल फॉर ऑपरेंड फेच, सॉरी दिस इज ऑपरेंड, जो आपकी फेच साइकिल है मेमोरी डायरेक्ट में, आपकी जो फेच साइकिल है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द क्लॉक, मैं इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सो लेट मी रिप्रेजेंट इट हियर। सो ये क्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो वी हैव टोटल 4 क्लॉक्स हियर, ठीक है। तो क्लॉक नंबर 0 एंड क्लॉक नंबर 1, दिस इज क्लॉक नंबर T0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्लॉक नंबर T1। तो क्लॉक नंबर T0 एंड T1 विल बी यूज्ड फॉर फेच, यहाँ पर हम लोग फेच करेंगे। क्लॉक नंबर T2 विल बी यूज्ड फॉर डिकोड, यहाँ पर हम डिकोड करेंगे, ओके। एंड दिस क्लॉक नंबर T3 विल नॉट बी यूज्ड एट ऑल, क्लॉक नंबर T3 पर हमारे पास स्टॉल होगा। स्टॉल मीन्स योर प्रोसेसर विल बी सिटिंग आइडल, वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी वर्क हियर, मतलब हम लोग यहाँ पर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एंड देन इन योर क्लॉक नंबर T4 यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एग्जीक्यूट ऑपरेशन, क्लॉक नंबर T4 पे हम लोग एग्जीक्यूट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ओके, क्लियर। अब अगर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है, इफ योर मेमोरी इंस्ट्रक्शन इज मेमोरी इनडायरेक्ट, देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्ली समझ आएगा तो पाइपलाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियरली समझ आएगा, राइट? क्योंकि पाइपलाइनिंग में भी हम इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेच साइकिल, डिकोड साइकिल, स्टॉल एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर क्लियर होता है तो वहाँ पर भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मेमोरी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आपके पास जो 2 क्लॉक साइकिल हैं, जैसे क्लॉक नंबर T0 और क्लॉक नंबर T1, इन दोनों क्लॉक साइकिल के अंदर हम लोग फेच ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू परफॉर्म फेच ऑपरेशन इन T0 एज वेल एज T1। और फिर जो आपकी क्लॉक नंबर T2 आएगी, इन योर T2 वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिकोड, उस केस में हम लोग डिकोड करेंगे। और जो आपकी क्लॉक नंबर T3 आएगी, इन योर क्लॉक नंबर T3 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जो ऑपरेंड है उसको फेच करेंगे फ्रॉम द इनडायरेक्ट एड्रेस। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑपरेंड फेच, तो ऑपरेंड फेच, ओके। और जो आपकी क्लॉक नंबर T4 होगी, क्लॉक नंबर T4 के अंदर हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। वी आर गोइंग टू परफॉर्म एग्जीक्यूट ऑपरेशन इन द क्लॉक नंबर T4, ठीक है। अब उसी तरीके से इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर रजिस्टर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी रजिस्टर डायरेक्ट है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, ओके। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रजिस्टर डायरेक्ट, ठीक है। तो रजिस्टर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपकी क्लॉक साइकिल T0 है और क्लॉक साइकिल T1 है, तो क्लॉक साइकिल T0 एंड T1 विल टेक योर फेच इंस्ट्रक्शन, क्लॉक साइकिल T2 विल टेक योर डिकोड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम डिकोड को परफॉर्म करेंगे। और जो क्लॉक साइकिल T3 है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर ये रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है, सो दिस रिप्रेजेंटिंग कि ये एक रजिस्टर या फिर IO इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या वो सिर्फ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है या फिर वो एक IO इंस्ट्रक्शन है। तो रजिस्टर के अंदर हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब रजिस्टर की ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन इन दिस सिस्टम दे आर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ओनली। हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है, इस सिस्टम में ये सभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ही है। ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस आर ओनली डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है और वो IO इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम क्लॉक साइकिल नंबर T3 के अंदर, जो क्लॉक साइकिल T3 है, उसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, राइट। तो यहाँ पर क्लॉक साइकिल T3 के अंदर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। और जो क्लॉक साइकिल T4 की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड क्लॉक साइकिल नंबर T4। कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है, दैट इंस्ट्रक्शन विल बी फास्टर, क्योंकि रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को हम सिर्फ 3 क्लॉक साइकिल्स के अंदर परफॉर्म करेंगे। और अगर आपकी मेमोरी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपकी स्लो रहेंगी, बिकॉज उसके लिए हमें 4 क्लॉक साइकिल्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वेरियस इंस्ट्रक्शंस कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कैन बी फास्टर, सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्लोअर, कुछ इंस्ट्रक्शन फास्ट हो सकती है, कुछ इंस्ट्रक्शन स्लो हो सकती है, दिस इज़ व्हाट वी से, राइट। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास ऐसा आ रहा है कि जो भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस विल ओनली टेक 3 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट, बट मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस विल टेक 4 क्लॉक साइकिल्स, जिसमें से 1 क्लॉक साइकिल आपकी स्टॉल में जाएगी। मेमोरी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस विल टेक 4 क्लॉक साइकिल्स, वेयर ऑल द 4 क्लॉक साइकिल्स आर यूज्ड परफेक्टली,
ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने टेबल देखी थी, राइट, ये जो हमने टेबल देखी थी, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इस पूरी टेबल के अंदर ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, दीज इंस्ट्रक्शंस आर योर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस, ये सभी मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जितनी भी मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 4 क्लॉक साइकिल्स यहाँ पर लगेगी। वी आर गोइंग टू टेक 4 क्लॉक साइकिल्स, ओके फाइन। और यहाँ पर जितनी भी ये रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए वी आर टेकिंग 3 क्लॉक साइकिल्स। यहाँ पर 3 क्लॉक साइकिल्स हमें लगेगी यहाँ पर इसको करने के लिए। क्लियर हुआ इतना? तो अब इतना समझो कि सिर्फ इतना सा याद रखो यहाँ पर हमारे एग्जांपल के केस में कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शन एक मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, तो मेमोरी इंस्ट्रक्शन हमारे पास 4 क्लॉक साइकिल लग रही हैं और रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है हमारे पास 3 क्लॉक साइकिल लग रही हैं। अगर हमारे पास मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, ये मेमोरी डायरेक्ट है, तो ये सभी मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हम क्लॉक साइकिल T0 पे काम कर रहे हैं, T1 के अंदर काम कर रहे हैं, T2 के अंदर काम कर रहे हैं, T3 जो है वहाँ पर हमारे पास स्टॉल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि वहाँ पर हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। आई थिंक आई शुड नॉट से 4, आई शुड से दिस आर यूजिंग 5 क्लॉक साइकिल्स। ये 5 क्लॉक साइकिल यूज़ कर रहे हैं, दिस आर यूजिंग 4 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। तो एक 5 कर रहा है, एक 4 कर रहा है। सो बिकॉज हम T0 से स्टार्ट किया ना, सो हियर क्लॉक साइकिल नंबर 3 इज द स्टॉल, क्लॉक साइकिल नंबर 4 विल बी परफॉर्मिंग योर एग्जीक्यूट ऑपरेशन। और इन सभी के केस में आपके पास जो क्लॉक साइकिल T0 पे हमने और T1 पे हमने फेच किया, क्लॉक साइकिल T2 पे हमने डिकोड किया, क्लॉक साइकिल नंबर 3 पे हमने यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेस को वेरीफाई किया और वहाँ से डेटा को लेकर आए, और क्लॉक साइकिल T4 पे हमने एग्जीक्यूट किया। तो जितनी मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर इस केस में दे आर टेकिंग 5 क्लॉक साइकिल, और जितनी भी रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस है दे आर टेकिंग 4 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर ऑल्सो टेकिंग 4 क्लॉक साइकिल्स। तो इसी तरीके से हमारे पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स हो सकते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं दे कैन टेक मोर क्लॉक साइकिल्स एंड सम इंस्ट्रक्शंस कैन टेक लेस क्लॉक साइकिल्स। सो डिपेंड्स ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर कि आपका कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर कितना है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली इन सम सिस्टम्स योर एडिशन इंस्ट्रक्शंस कैन बी फास्टर, इन सम सिस्टम एडिशन इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्लोअर। तो डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। ओके, सो लेट मी शो यू द सेम डायग्राम अगेन बिकॉज आई फील कि ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, तो ये डायग्राम में हमने सब कुछ क्लैरिफाई किया है, जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने क्लैरिफाई किया है। तो हमने टाइम T0 पर क्या किया, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी किया। टाइम T1 पर काम किया, हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और हम मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को लेकर आए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। फिर टाइम T2 पर हमने डिकोड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। डिकोड ऑपरेशन का मतलब है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर हमने यहाँ पर जो उसका ऑपरेंड था उस ऑपरेंड को लेकर आए हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर, उसका जो एड्रेस रजिस्टर अंदर कॉपी किया। और थर्ड है जो आपके पास कि हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से मतलब चेक किया कि आई की वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको आई की वैल्यू को हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में यहाँ पर ट्रांसफ़र की। फिर हमने चेक किया कि हमारा जो ऑपरेशन है वो आपका मेमोरी रेफरेंस है या रजिस्टर रेफरेंस है। अगर आपका ऑपरेशन मेमोरी रेफरेंस है तो उसके बाद वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। अगर वो डायरेक्ट ऑपरेशन है तो हमने T3 पर कुछ भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। और अगर वो इनडायरेक्ट है तो हमने T3 के अंदर हमने जो उस एड्रेस पर गए वहाँ से डेटा को हमने एड्रेस रजिस्टर में कॉपी किया और T4 के अंदर हमने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर वो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है तो हमने रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वट आप देख सकते हो, सही भी आप ये कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं, तो आई विल शो यू कि सीक्वेंसेस क्या है। आई डो नॉट वांट टू कंफ्यूज यू। तो इस सीक्वेंस को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, ओके फाइन। और दिस इज़ हाउ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस देम। और अब सेम दिस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। यू कैन डू वन थिंग, जो भी मैंने अब तक कवर कराया है, यू कैन जस्ट हैव अ रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आई एम गोइंग स्लो हियर। आई नो मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको चीज़ें क्लियर रहें, बिकॉज जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। सो आई एम गोइंग स्लो राइट नाउ एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक सम टाइम टू रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम द बुक। इस सभी टॉपिक को आप बुक से पढ़ने का जो टाइम है वो ले सकते हैं। तो इन द बुक एवरीथिंग इज़ रिटन हियर, जो भी मैंने आपको समझाया है
वो सब कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको टाइम ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, आई हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन गेट जो इसी साल आया था। सो इफ़ आई रिमेंबर इट, लेट मी चेक अगर मेरे पास वो क्वेश्चन है तो। सो दिस इज़ गेट 2020, तो वो गेट 2020 का क्वेश्चन था। सो लेट मी शो यू द सेम क्वेश्चन हियर। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर देयर वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर बेस्ड ऑन दिस। सो यू कैन सी हियर, देखो ये क्वेश्चन है गेट 2020 का। रीड द क्वेश्चन हियर। तो हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, तो हमारे पास इस डायग्राम में यू कैन सी हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, कुछ रजिस्टर्स हैं, ALU है, टेम्परेरी रजिस्टर है 2। और फिर उन्होंने कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म किया है कि हमारे पास कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं, सो रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो उन्होंने पूछा है कि अगर हमें किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, आई थिंक ये हमें एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, दिस इज़ एन एडिशन इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स आई वांट टू परफॉर्म ऐड R1 R2 और जो उसका रिजल्ट है हमें R0 के अंदर स्टोर करना है, दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन आई वांट टू परफॉर्म। तो उन्होंने पूछा है कि इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये जो ऑपरेशंस है, इन ऑपरेशंस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी उन्होंने अपना एक सिंपल आर्किटेक्चर दिया है, दे हैव गिवन देयर ओन आर्किटेक्चर, जैसे हम लोग अपना आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेम वे दे हैव गिवन देयर ओन आर्किटेक्चर। और जो उनका आर्किटेक्चर है वहाँ पर दे आर यूजिंग 2 टेम्परेरी रजिस्टर्स, T1 एंड T2, एंड नाउ दे आर आस्किंग कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या जो है सीक्वेंस होना चाहिए इंस्ट्रक्शन द ऑपरेशंस का। सो दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हियर एज यू कैन सी गाइज। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉसिबल है। क्लियर। सो दिस क्वेश्चन, सो एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन गेट एग्जाम और दैट ऑलरेडी केम इन द गेट एग्जाम, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि वो सेम क्वेश्चन UGC नेट में भी पूछा जाएगा, बिकॉज इन UGC नेट दे फॉलो द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को वो UGC नेट में पूछते हैं। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। सो कैन यू सी दिस क्वेश्चन हियर, क्या आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं? दिस वॉज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट। सो हियर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन कि आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर सबसे पहले यू परफॉर्म अ फेच ऑपरेशन, देन यू परफॉर्म अ डिकोड ऑपरेशन, देन यू परफॉर्म द ऑपरेंट फेच ऑपरेशन, एंड देन यू परफॉर्म एन एग्जीक्यूट ऑपरेशन। तो बेसिकली उन्होंने ये जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं इसमें से आपको चेक करना पड़ेगा। अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग 5 क्लॉक साइकिल्स, ये 5 क्लॉक साइकिल्स हैं। सो देन यू हैव टू चेक कि आई थिंक सो इट इज़ 5 क्लॉक साइकिल, बट अगेन तो उन्होंने पूछा कि इनको एग्जीक्यूट करने का करेक्ट ऑर्डर क्या है। सो मे बी इट मे नॉट बी क्लॉक साइकिल, बट उन्होंने पूछा कि इसको एग्जीक्यूट करने का करेक्ट ऑर्डर क्या है। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इफ़ यू नो दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। ओके, चलो लेट अस कंटिन्यू द क्लास टुमारो। और तब तक मीनवाइल ट्राई दिस क्वेश्चन। आई बिलीव आप ये क्वेश्चन इस समय पर कर सकते हैं। वट एवर वी हैव कवर्ड सो फार, जितना भी हम लोग कवर कर चुके हैं उसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू द क्लास टुमारो। हैव अ गुड डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइज।